गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैरियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक फिर से स्वागत है। देखिए, कल अपन ने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के जो है क्लास को क्लोज किया था। आज फिर से रीवैल्यूएशन अकाउंट से शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा कल का रिवीजन करते हैं। जब मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि एसेट्स का ये वाला साइड होता है और लायबिलिटीज का ये वाला साइड होता है। अब अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं? जब नया पार्टनर आता है और एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करना होता है, क्योंकि उसको जो है पुराने पार्टनर को उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करके प्रॉफिट आपस में शेयर करना होता है। तो उसके लिए अपने को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। इसके लिए अपन एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, एसेट्स का ये वाला साइड होता है और लायबिलिटीज का ये वाला साइड होता है। अगर क्वेश्चन में एसेट्स इंक्रीज हो रही है, अगर क्वेश्चन में एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो आपको इसी साइड में लिखना है। अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो डिफरेंट साइड में लिखना है, अपोजिट साइड में लिखना है। आगे बात समझ में? देखिए, बैलेंस शीट को माइंड में रखिए। एसेट्स का ये वाला साइड होता है जिसे अपन नॉर्मली जो है वो एसेट साइड या ये डेबिट वाला साइड होता है, क्योंकि बैलेंस शीट जो हमेशा अपोजिट होती है, डेबिट क्रेडिट होता है और क्रेडिट डेबिट होता है। तो ये वाला साइड जो है वो एसेट्स का होता है और ये वाला साइड आपका लायबिलिटीज का होता है। अगर एसेट्स या लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो आपको उसी साइड में लिखना है। अगर एसेट्स या लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो जो जिस साइड में है उसी साइड में लिख दो। एसेट्स का ये वाला साइड होता है तो यहीं पे लिखेंगे, और अगर डिक्रीज हो रही है तो अपोजिट साइड में लिख दो, इधर की साइड लिखेंगे। ठीक है, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो इसी साइड में लिखो और डिक्रीज हो रही है तो अपोजिट साइड में लिखिए। फिर देखिए, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो बाय इंक्रीज्ड से बढ़ाइए, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि बाय इंक्रीज्ड से बढ़ाई है तो आपको जिस राशि से अपन या जिस अमाउंट से अपन एसेट्स या लायबिलिटीज बढ़ाते हैं वो मेन अमाउंट ही लिखनी है। जैसे कि क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दे रखा है कि आपकी बिल्डिंग 1 लाख है। आपकी बिल्डिंग कितनी है? 1 लाख। अब क्वेश्चन बोले 10,000 से बढ़ाइए, इंक्रीज बाय 10,000। अगर क्वेश्चन बोले 10,000 से बढ़ाइए, इंक्रीज बाय 10,000, तो आपको इसी साइड में 10,000 लिखने का है। ओके, जो मेन अमाउंट जिस राशि से अपन जो है एसेट्स या लायबिलिटीज को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, वो मेन अमाउंट ही यहाँ पे लिखनी है। अगर क्वेश्चन में लिखे कि 1,20,000, बैलेंस शीट में दे रखी है कि आपकी बिल्डिंग जो है 1 लाख है और क्वेश्चन में लिखा है कि अब बिल्डिंग वैल्यूडेड टू 1,20,000। क्या लिखा हुआ है? 1,20,000, तो 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 इसका हिंदी में मीन्स होता है तक। क्या बोलेंगे? तक। पहले था 1 लाख, अब कितना है? 1,20,000 तक बढ़ाया है। 2 पहले था 1 लाख, अब अपन ने 1,20,000 तक बढ़ाया है। तो अब आपको डिफरेंस वाली अमाउंट लेनी है। क्या लेनी है? अंतर वाली राशि। पहले थी 1 लाख, अब 1,20,000 हो गई, तो अंतर कितना आया? 20,000 का, तो 20,000 आप यहाँ पे लिखेंगे। आ गया समझ में? इंक्रीज्ड बाय या से बढ़ाइए लिखा हुआ हो तो जो अमाउंट दे रखी है, जो राशि दे रखी है, वो मूल राशि मेन अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में तक और 2 दे रखा हो तो डिफरेंस अपन यहाँ पे लिखेंगे। एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो भी अपन अकाउंट बनाते हैं ना, वो 100% पे बनाते हैं। अगर अपन क्वेश्चन में जो भी अकाउंट बना रहे हैं वो 100% पे बनाते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई एसेट्स या लायबिलिटीज 90% पे दे रखी है तो उसे 100% पे लेके आएंगे। 110 पे दे रखी है तो भी उसे 100 पे लेके आएंगे। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा होगा कि अंडर वैल्यूडेड बाय 90%, यानी पहले से ये जो वो 90% पे दे रखे और आपको 100% पे लेके आना, यानी एसेट्स को बढ़ाना है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो एसेट्स है जो ओवर वैल्यूडेड है, यानी 110 पे दे रखा है, तो भी आपको 100 पे लाके डिक्रीज करना पड़ेगा। आगे बात समझ में?
हमेशा अकाउंट जो है वो 100% पे बनता है। ये तो था रीवैल्यूएशन अकाउंट का नॉर्मल परफॉर्मा। अगर एसेट्स बढ़ रही है, इंक्रीज्ड हो रहा है एसेट्स, तो आप इसी साइड में लिखेंगे। अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो इधर लिखेंगे। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज्ड हो रही है तो इधर लिखेंगे। अगर लायबिलिटीज डिक्रीज्ड हो रही है तो इधर लिखेंगे। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर से आपके हमेशा पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस आएगा, या तो इधर आएगा या इधर आएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर से पार्टनर का जो है प्रॉफिट या लॉस आएगा, किसका? ओल्ड पार्टनर का। किसका? ओल्ड पार्टनर का। अगर इधर की साइड कम पड़ रहा है तो आपके पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और वो भी ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ओल्ड रेशियो काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि जब से मैं आपको चैप्टर पार्टनरशिप समझा रही हूँ तब से एक ही बात बोल रही हूँ कि जो नया पार्टनर है वो ना तो पुराने पार्टनर की लॉसेस को जो है उसके लिए वैल्यू करेगा, और ना ही नए पार्टनर जो है ना ही ओल्ड पार्टनर है जो नए पार्टनर को अपने प्रॉफिट में से पार्ट देंगे। आई बात समझ में? नया पार्टनर जो है पुराने पार्टनर की लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कभी भी नहीं होगा। आप ध्यान रखेंगे, नया पार्टनर पुराने पार्टनर के लॉसेस के लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और न ही ओल्ड पार्टनर जो है न्यू पार्टनर को अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे। इसलिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन करके अपन प्रॉफिट निकालेंगे, और उस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में शेयर कर देंगे। अगर अमाउंट इधर कम पड़ रही है, इधर कम पड़ रहा है, तो इधर लॉस हो रहा है बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और वही ओल्ड रेशियो। ध्यान रखेंगे कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। अब एक वर्ड आता है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब पार्टनर जो है आपस में ये डिसीजन ले ले कि नया पार्टनर तो आ रहा है बट, और अपन एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन कर रहे हैं बट बुक में शो नहीं कर रहे हैं। जब पार्टनर बोले कि नया पार्टनर आ रहा है, अपन एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन कर रहे हैं बट उनको बुक में शो नहीं करेंगे, तो उसके लिए अपने को मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्मृणार्थ पुनः मूल्यांकन खाता बनाएंगे। ठीक है, कब बनाएंगे? जब आप एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन तो कर रहे हो बट बुक में शो नहीं कर रहे हो, यानी पर्सनल में बना रहे हो, तो उसे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि नॉर्मली याददाश्त के लिए बनाया जाएगा, तो ये वाला अकाउंट बनाएंगे। अब इसमें आपको ध्यान रखने का है कि जैसे कि आप प्रॉफिट को एक बार, जैसे कि यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे वापिस टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके ओल्ड रेशियो में पार्टनर में प्रॉफिट बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर में, जैसे कि टू पार्टनर है ए और बी, ठीक है, आपने मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, यहाँ पे प्रॉफिट आया। अब यहाँ पे आप ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, जो पुराने पार्टनर ए और बी में बांटा जाएगा। वापिस अपोजिट साइड में ए, बी और सी न्यू रेशियो में वापिस तीनों में बांटा जाएगा प्रॉफिट को। आई बात समझ में? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपको एक बार प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांटने का है, और वापस उसी प्रॉफिट को न्यू रेशियो में न्यू पार्टनर्स में बांटने का है। और मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाएगा? जब आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन तो कर रहे हो बट उनको बुक में शो नहीं कर रहे हो। ये तो हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात। अब आ गया कि बैलेंस शीट में रिजर्व भी दे रखे होते हैं, अवितरित लाभ, ठीक है ना, जिसको आप डिवाइडेशन नहीं कर, जिसको आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, ठीक है, तो वो क्या होता है? पुराने पार्टनर द्वारा कमाया गया होता है, वो प्रॉफिट पुराने पार्टनर द्वारा कमाया होता है, और उसे रिजर्व करके रखते हैं। देखिए अपन रिजर्व कब बनाते हैं कि अपने को फ्यूचर में
लॉस होगा उस लॉस को कवर करने के लिए अपन रिजर्व बनाते हैं। अब वो लॉस हो या नहीं हो, बट अपन ने तो रिजर्व बना के रखा है ना, और वो रिजर्व किसने बनाया था? पुराने पार्टनर्स ने बनाया था, तो वो पुराने पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। जैसे कि आपके बैलेंस शीट में जो है जनरल रिजर्व दे रखा होगा, P&L दे रखा होगा, अदर कोई रिजर्व दे रखे होंगे, तो उन रिजर्व को पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, न्यू पार्टनर को उसका हिस्सा नहीं दिया जाएगा। फंड जो होते हैं, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में फंड भी दे रखे होंगे, बट आप एक बार ध्यान रखिए फंड कभी भी नहीं बढ़ते। फॉर एग्जाम्पल पीपीएफ। अब देखिए पीपीएफ क्या होता है कि उसमें एम्प्लॉय की सैलरी में से वो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे कि मेरी सैलरी है 10,000 में से मैंने 1,000 हमेशा जो है हर मंथ जो है पीपीएफ में डालें, तो 12 महीने का मेरे को पता है मेरा 12,000 रुपये होगा, तो मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट क्यों करूँ? मेरे को पता है मेरा 12,000 रुपये, तो उसे बांटा नहीं जाएगा। ऐसे ही हर एम्प्लॉय ने जो है वो पीपीएफ में पैसा डाला होगा, अब उसको पता है कि उसने कितना रुपया डाला है, तो उतना रुपया उसको देना रहा, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना? तो हमेशा फंड जो है वो कभी भी आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व दे रखा होगा, इसका जो लाइबिलिटीज जितनी क्वेश्चन में रखने का बोले उतना रख लीजिए, बाकी का बांट दीजिए। ओके। उसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन रिजर्व। अगर आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए आप उसके लिए रिजर्व बना के रखेंगे। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ओके। अब आपकी जो वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है प्रेजेंट में 98,000 है, 2,000 का आपको लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को कवर करने के लिए आप क्या करेंगे? एक रिजर्व बना के रखेंगे, उसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन रिजर्व। अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसमें से पैसा निकाल दीजिए, तो वो भी जो है जितना क्वेश्चन बोले उस हिसाब से अपने वो क्वेश्चन की कंडीशन के बेस पे उसको बांटने का होता है। ओके, तो ये मैंने आपको रिजर्व, फंड और मेमोरेंडम, रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बता दिया। अब अपन जो है फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए कैपिटल ऑफ फर्म, हर क्वेश्चन में आपको पार्टनर की कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस शीट में आप पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल शो करेंगे। इसको निकालने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट, पहला है न्यू पार्टनर के बेस पे, बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर। नए साझेदार की पूंजी के आधार पर जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी पूंजी के आधार पर अपन पुराने पार्टनर की भी पूंजी निकाल लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी 2 पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट को 3:2 में शेयर करते हैं, 3:2 में शेयर करते हैं। एक नया पार्टनर आता है सी, वो 1/6 भाग के लिए आता है। कितने भाग के लिए? 1/6 भाग के लिए वो 50,000 रुपये लेके आता है। पूंजी के कितने रुपए लेके आ रहा है? 50,000। देखिए, और क्वेश्चन बोल दे कि सी के आधार पर, सी की पूंजी के आधार पर आप ए और बी की पूंजी को निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। सी जो आया वो 1/6 के लिए कितनी पूंजी लाता है? 50,000। कितनी लाता है? 50,000। अब वो 1/6 के लिए आया, तो पूरी फर्म की पूंजी क्या होगी? पूरी फर्म की पूंजी निकालने के लिए 50,000 इंटू 6/1 करेंगे, तो कितने हो गए? 3 लाख। कितने हो गए? 3 लाख। अब 3 लाख में से सी की कैपिटल आप अलग कर दीजिए 50,000। ओके, पीछे कितने बच गए? 2,50,000। 2,50,000 को आप इन दोनों में बांट दीजिए।
2,50,000, 2,50,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीपल 5, 1,50,000। ओके, और इसकी भी बांट दीजिए, 2,50,000 इंटू 2/5, 1 लाख। तो ए की पूंजी कितनी हो गई? 1,50,000, बी की कितनी हो गई? 1 लाख, और सी की तो 50,000 है ही है। आगे आपको समझ में, बेस्ड ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार के आधार पर जो है वो पुराने साझेदारों की पूंजी निकालना। तरीका क्या है? ए और बी जो है दो पार्टनर है, वो सी को फर्म में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, और सी जो है वो कितनी कैपिटल लेके आता है? 50,000। कितनी लाता है? 50,000। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आप सी के आधार पर, नया पार्टनर कौन है? सी है, सी के आधार पर आप पुराने पार्टनर की कैपिटल निकालिए। ठीक है, तो सी कैपिटल कितना? 1/6 के लिए कितना लेके आया? 50,000। तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होगी? 50,000 इंटू 6/1, 3 लाख आया। 3 लाख में से आप सी का हिस्सा अलग कर दीजिए। सी ओनली 50,000 रुपीज़ लेके आया, 50,000 रुपीज़ को निकाल दीजिए। पीछे कितने बच गए? 2,50,000। 2,50,000 को ए और बी में 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ऐसे जो है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल भी अपने पास आ जाएगी। सेकेंड स्टेप, बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर, पुराने साझेदारों के आधार पर नए साझेदार की पूंजी। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो पार्टनर हैं, वापिस वही 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। इनकी पूंजी क्वेश्चन में दे रखी है, ए की 50,000 और ए की कितनी दे रखी है? 40,000। सी जो है वो फर्म में नया पार्टनर आता है 1/4 भाग के लिए, बट वो पूंजी नहीं लेके आता है। आपको क्या करना है? पुराने साझेदार के आधार पर नए साझेदार की पूंजी निकालनी है। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 90,000। ठीक है, अब देखिए, एक में से 1/4 भाग अपन सी का रखते हैं, तो पीछे 3/4 भाग किसका हो गया? ए और बी का। अब ए और बी दोनों का मिला के कितना है? 3/4 भाग, और ए और बी दोनों की मिला के पूंजी कितनी है? 90,000। कितनी है? 90,000। तो ए और बी की पूंजी 90,000 जो है वो 3/4 भाग के बराबर है। तो 1/4 भाग के बराबर कितनी होगी? एक मैं आपको हिंट देती हूँ, क्वेश्चन में जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट दे रखी है, पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसको उल्टा कर दीजिए। देखिए, 90,000 अपने को किसके बराबर? 3/4 के बराबर दे रखे थे, इसको उल्टा कर दीजिए, 4/3 कर दीजिए। अपने को निकालना क्या है? 1/4। ठीक है, ये 4 से ये 4 कट गया, ये से ये 30,000। तो सी की कैपिटल कितनी आ जाएगी? 30,000। आगे बात समझ में, जो चीज़ दे रखी है उसको उल्टा कर दीजिए, आपके अपने आप आंसर आ जाएंगे। फिर से रिवाइज करती हूँ, ए और बी जो है दो पार्टनर हैं जो 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ए की कैपिटल दे रखी है 50,000 और बी की दे रखी है 40,000। सी आता है 1/4 के लिए, पर ये फिक्स नहीं है कि वो कितनी कैपिटल लेके आता है, ये कंफर्म नहीं है आपको कि वो कितनी कैपिटल लेके आता है, आपको जो है कैलकुलेट करनी है। 1 में से 1/4 सी का है, तो 3/4 किसका होगा? ए और बी का। 3/4 के लिए दोनों के पास कैपिटल कितनी है? 90,000। तो 1/4 के लिए कितनी होगी? 90,000 मल्टीपल 3/4 मल्टीपल 1/4। जो चीज़ दे रखी है उसे उल्टा कर दीजिए, मैंने उल्टा कर दिया और 1/4
और ये सी की कैपिटल आ गई। एंड लास्ट पॉइंट, नई फर्म के आधार पर पूंजी का समायोजन। बेस्ड ऑन न्यू फर्म कैपिटल। देखिए फर्म में आपको पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन की शुरुआत में बैलेंस शीट में दे रखी होगी। क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि एक नई फर्म बन रही है और उनकी कैपिटल इस प्रकार है। आपको पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, पहले से ही क्वेश्चन में दे रखी है। अब आपके वापस से नई फर्म बन रही है और तीनों पार्टनर की कैपिटल दे रखी होगी। सपोज देखिए ए, बी और सी की अपन ने कैपिटल निकालने के बाद इसकी आई 1 लाख, क्वेश्चन में दे रखी थी इसकी 50,000 और इसकी 40,000। अब न्यू फर्म की कैपिटल जो है, अपन ने क्वेश्चन में दे रखी है, इसकी दे रखी है 80,000, इसकी दे रखी है 60,000 और इसकी दे रखी है 50,000, है ना, ऐसा दे रखा है। तो देखिए इसको लास्ट में कैपिटल कम करनी है, इसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है 80,000 और इसके पास है कितने 1 लाख, तो वो फर्म से 20,000 रुपीज़ निकाल लेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए, फर्म में कैपिटल ये दे रखी है, अपन ने सारा एडजस्टमेंट किया, कैपिटल का एडजस्टमेंट किया, अपने को एडजस्टेबल कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है 80,000, 60,000 एंड 50,000। पहले 1 लाख थी, अब 80,000 ही रखनी है, तो 20,000 ए जो है वो लेकर चला जाएगा। बी जो है उसकी कैपिटल पहले कितनी थी 50,000, करनी कितनी है 60,000, यानी 10,000 वो और लाएगा। सी की कितनी दे रखी है 40,000 और अब कितनी हो रही है 50,000, तो सी भी 10,000 रुपीज़ और लेके आएगा। देखिए इसके 20,000 एक्सेस थे और इनके 10,000 रुपीज़ कम थे, तो एक जना लेके आएगा, एक जना लेके जाएगा और 2 जना लेके आएंगे, या 2 जना लेके जाएंगे और 1 जना लेके आएगा, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए अपने को जो है पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि आप जो है केस के बेस पे अपना एडजस्टमेंट कीजिए, वैसे कर लेंगे। तो ये 3 तरीके थे फर्म की कैपिटल निकालने के। अब एक आपके लास्ट पॉइंट छोटा सा रहा है, जो भी समझ लीजिए, इसी के साथ आपकी जो है वो थ्योरी का पॉइंट आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन कल जो है प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे, जिसमें आपको मेरे द्वारा समझाई गई जो भी थ्योरी है वो और अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। अब लास्ट है कि अगर क्वेश्चन में पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो है वो चेंज होता है, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंजेस हो रहा है तो कोई एक पार्टनर का रेशियो बढ़ेगा और 2 का घटेगा, या 2 का बढ़ेगा और 1 का घटेगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ए, बी और सी तीनों फर्म में पार्टनर है, पहले प्रॉफिट जो है 5:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, अपना रेशियो चेंज कर दिया, इसका 4 हो गया, इसका 3 हो गया और इसका 3 हो गया। तो देखिए ए का रेशियो पहले कितना था 5, बाद में क्या हो गया 4, यानी इसका प्रॉफिट कम हो गया, ये फॉर्म में और लेके आएगा। बी का जो है कोई रेशियो चेंजेस नहीं हुआ, पहले भी 3 था और अब भी 3 है, कुछ भी नहीं करने का है। सी का जो है वो पहले 2 था और अब क्या हो गया 3, यानी इसका प्रॉफिट बढ़ा है, ये फॉर्म से और लेके जाएगा। अगर रेशियो चेंजेस होता है तो कुछ भी नहीं करना है, अपोजिट एंट्री करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, पहले रेशियो ये था, अब रेशियो ये हो गया, ये सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि इसका रेशियो कम हो रहा है और इसका रेशियो बढ़ रहा है, यानी ये गेन कर रहा है।
तो एक अपन सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे और एक अपन गेनिंग रेशियो निकालेंगे। उसके बाद में जो पार्टनर का रेशियो कम हो रहा है वो प्रॉफिट लेके आएगा, वो पैसा लेके आएगा, और जिसके ज़्यादा हो रहा है वो लेके जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपके इस चैप्टर की थ्योरी जो है फिनिश होती है। कल से मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगी। एक बार आप जो है वो थ्योरी का रिवाइज करें ताकि आपको जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। एक बार सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह सभी देख लें और थ्योरी को जो है बुक में एक बार रिवाइज कर लें। थैंक यू।